दी गई जानकारी। पंजाब में मोटापा और डायबिटीज एक महामारी है। मोटापा और मधुमेह रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण दिख रही है। अमृतसर से गुरमीत सिंह राजा की रिपोर्ट। हाँ सर, क्या नाम है आपका और आज जो पीसी की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? बेसिकली मैं डॉक्टर अमित सूद, एक डायबिटीज़ और वेट लॉस स्पेशलिस्ट। आज अमृतसर में ये जो प्रेस रिलीज हैं हम उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो मोटापा है, जो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने साथ वो जो बीमारियां लेके आता है, जैसे डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी, जॉइंट पेन्स, सांस की तकलीफ़ और बहुत कैंसर भी, तो ये जब मोटापा अपने आप में इतना बढ़ जाता है कि जो इतनी बीमारियां लेके आता है, उसका आज की डेट में हमारे पास सफल इलाज है। और अगर हम ये इलाज करवाते हैं तो सिर्फ मोटापा ही नहीं, ये सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें करना सिर्फ ये है कि हमें एक स्पेशलिस्ट को ढूंढना है, उनके पास जाना है और इसको समझना है। और अगर हम इसको समझते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका इलाज जो है इतना मुश्किल भी नहीं था और इट्स जस्ट कि हमने कदम बढ़ाना था। और जिस तरह से ये आज की डेट में इलाज किए जाते हैं, जिसमें पेशेंट्स की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, पेशेंट्स अपने घर दूसरे तीसरे दिन चले जाते हैं और धीरे धीरे मोटापा जैसे जैसे कम होता है, ये बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और ये जो ऑपरेशंस हैं, जो हम जिनका इलाज करते हैं, जिन पेशेंट्स को ये इंडिकेटेड होते हैं, उनके जो सफल इलाज के बाद जैसे जैसे बीमारियां ठीक हैं, उनकी खुशियां ज़िंदगी में वापस आती हैं और रह जाती है कॉस्ट की बात। तो आजकल ये जो इनकी जो कवरेज है, हर कंपनी, हर छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी इनको कवर करती है। तो इसलिए आप पैसों की वजह से या इनहिबिशन की वजह से पीछे मत हटिए, आप स्पेशलिस्ट को मिलिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और उनका सोल्यूशन लीजिए और एक अच्छी ज़िंदगी जी 18 साल से जो कम बच्चे हैं या जो नौजवान पीढ़ी है, वो भी कहीं ना कहीं डायबिटिक का शिकार हो रही है, हाइपरटेंशन का। यस, क्या रीजन समझते हो? आज जैसे सर बिल्कुल बॉर्न बेबी लगा लीजिए, आजकल तो ऐसा भी आ रहा है कि बॉर्न बेबी को भी वो शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। क्या कारण मानते हैं? ये जो हम बात करते हैं बच्चों के अंदर, ये हम कहते हैं एडोलेसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो बचपन में और 18 साल से पहले चाइल्डहुड और एडोलेसेंट एज हमारी आती है। तो देखा गया है लाइफस्टाइल चेंज की वजह से जो इन बच्चों में भी वेट बढ़ जाता है। एक्टिविटी कम है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाना, आईपैड ले दिया जाना और बच्चों की एक्टिविटी कम, और पेरेंट्स के बाद कई बार ऑप्शन भी नहीं होती। वो ग्राउंड जो हम लोगों के टाइम पे थे, जहाँ पे हम लोग खेले हैं, आज तो वो इमारतों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बच्चे भी अपने आप में क्या करें। मतलब आप मानते हैं कि फिजिकली एक्टिविटी ना होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रही है? फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के अंदर ऑलमोस्ट 70-80% रीज़न है, पर कई बार बच्चों में हमने जेनेटिक कारण भी ढूंढे हैं, जिनके अंदर जीन्स की ऐसी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो पहले जीन्स बच्चों के पेरेंट्स से मिलने हैं और जो पेरेंट्स का लाइफ, बच्चों में भी वेट बढ़ जाता है, एक्टिविटी कम है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाना, आईपैड ले दिया जाना और बच्चों की एक्टिविटी कम, और पेरेंट्स के बाद कई बार ऑप्शन भी नहीं होती। वो ग्राउंड जो हम लोगों के टाइम पे थे, जहाँ पे हम लोग खेले हैं, आज तो वो इमारतों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बच्चे भी अपने आप में क्या करें। मतलब आप मानते हैं कि फिजिकली एक्टिविटी ना होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रही है? फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के अंदर ऑलमोस्ट 70-80% रीज़न है, पर कई बार बच्चों में हमने जेनेटिक कारण भी ढूंढे हैं, जिनके अंदर जीन्स की ऐसी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो पहले जीन्स बच्चों के पेरेंट्स से मिलने हैं और जो पेरेंट्स का लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का, काम का, स्ट्रेस का, वो ही बच्चों के जीन्स में आता है। तो देखा गया है कि जनरेशन टू जनरेशन, तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो एक्टिव होते थे, आज के पेरेंट्स की एक्टिविटी कम है, वही बच्चों में जीन्स पास किए जाते हैं। तो 60-70% बच्चों का लाइफस्टाइल, रहना, खाना, एक्सरसाइज, नंबर 30% इज़ जेनेटिक। तो जब ये चीज़ देखी जाती है तो इन बच्चों का जब वेट ज़्यादा होता है तो इन बच्चों में भी डायबिटीज़ पाई गई है। और ये भी हमने काफ़ी स्टडीज़ में देखा है कि इन बच्चों के लिए भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो अभी ये जो बच्चे हैं, 2 साल में भी ये बच्चों को ये ट्रीटमेंट ऑप्शन दी गई है ऑफ लेट, जो काफ़ी पेपर्स में कवरेज हुई है। और 8 से 10 साल तो एक रेगुलर एज ग्रुप है जब हमारे पास बच्चे आते हैं जिनका जो वेट इतना बढ़ जाता है कि इनको चलना फिरना, इनके जो पैर हैं वो भी टेढ़े हो जाते हैं और इनकी जो ग्रोथ है, बच्चों में ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हम उनका इलाज करते हैं जिनका उनका वेट कम होता है और उनको डायबिटीज़ भी ठीक हो जाती है। सर, ये इसके अलावा सर्जरी के अलावा मोटापे का और भी कई इलाज है। डाइट से हो सकता है, एक्सरसाइज से हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं। सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है ना? तो उसमें आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि मेरे पास कोई भी आता है मिलने के लिए कि डॉक्टर साहब हमने वेट कम करना है,
तो डॉक्टर साहब सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं उनको ये बोलता हूँ, आप अच्छे एक स्टोर में जाइए, अच्छे से जूते खरीदिए, एक्सरसाइज शुरू करिए और अपने डाइट में मीठा और तली चीज़ों का सेवन कम करिए। तो पेशेंट्स बताते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये नहीं कर रहे थे, अभी हम ये करेंगे और हम आपको 6 महीने के बाद मिलेंगे। और कई पेशेंट्स हैं, डॉक्टर साहब हम 3 साल से तो ये कर रहे हैं, हमने कोई डाइटिशियन नहीं छोड़ी, कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, कोई जिम नहीं छोड़ा, कोई योगा नहीं छोड़ा, अभी भी वज़न कम नहीं हो रहा है और हमें सांस नहीं आ रहा, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, हमारा इलाज करिए। तो ये कस्टमाइज़ करना पड़ता है। जिन लोगों ने लाइफस्टाइल चेंज नहीं ट्राई किया उनको हम पहले लाइफस्टाइल चेंज ही बोलते हैं कि आप ये चेंजेस करिए ताकि हम ऑपरेशन हमें ना करना पड़े। पर जो लोग ये सब कर चुके होते हैं और जो मोटापे से और इसकी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर ये ऑपरेशन वरदान, एक नई ज़िंदगी बन के सामने आते हैं जो हम उनको ऑफर करते हैं। ये कितने % है जैसे आपके? जो लोग ये सब कर चुके होते हैं और जो मोटापे से और इसकी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर ये ऑपरेशन वरदान, एक नई ज़िंदगी बन के सामने आते हैं जो हम उनको ऑफर करते हैं। ये कितने % है जैसे आपके पास मान लो 10 पेशेंट आए, 10 पेशेंट के पीछे इतने पेशेंट हैं जिनको कि बेरिएट्रिक सर्जरी जो है वो करवानी पड़ती है? देखिए, अगर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पहले तो बहुत जल्दी आएंगे नहीं, वो सर्च करते हैं, देखते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं। अपने एंड पे एक स्पेशलिस्ट को मिलने से पहले वो डाइट, एक्सरसाइज बहुत कुछ कर चुके होते हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, 10 में से 9 लोग ऐसे ही होते हैं जिनको इस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ जस्ट वो आते हैं अपनी डिस्कशंस करने के लिए, अपने कुछ डर कम करने के लिए, कुछ पेशेंट्स को जानने के लिए, कुछ ये पूछने के लिए हमें कि डॉक्टर साहब कोई बाद में दिक्कत तो नहीं आएगी, हम सब कुछ कर चुके हैं, या डॉक्टर पसंद करने के लिए, हॉस्पिटल देखने के लिए। तो पेशेंट्स ऑलरेडी उन्होंने अपना मन बनाया होता है, वो बहुत कुछ करके देख चुके होते हैं, तभी हमें मिलने के लिए आते हैं। सिर्फ फूड पाइप इसमें नैरो कर दिया जाता है ऐसा बोला जाता है, और उसके बाद खाना ज़्यादा जो है पेशेंट जो ओबेसिटी का शिकार है वो नहीं खा पाता है। तो नेचुरल बात है, वो ज़्यादा नहीं खा पाएगा तो ओबेसिटी नहीं आएगी। इसके अलावा और क्या जो टेक्निकल पहली बात ये है, ये सबसे बड़ा मिसनोमर है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि फूड पाइप को नैरो किया जाता है। कोई भी ऑपरेशन मोटापे का जो है वो फूड पाइप को नहीं छेड़ता। फूड पाइप हमारी ईसोफेगस है जो हमारे मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक ज्वाइन करती है, उसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करी जाती। हमारा सारा जो खाना है हमारी स्टमक में जाता है, जिसको हम अपना मैदा बोलते हैं, और उसके बाद आंतड़ियों में जाता है जहाँ वो खाना अब्जॉर्ब किया जाता है। तो इन सब ऑपरेशंस के अंदर मैदे में और आंतड़ियों में ही छेड़खानी करी जाती है, क्योंकि अगर आप ये देखिए, कई लोग जो हैं थोड़ा खाना खा के भी जिनका वज़न बढ़ता है, दैट मीन्स कि उनके मैदे के अंदर और आंतड़ियों के अंदर ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिन हार्मोन्स की वजह से उनका वेट बढ़ रहा है ना खाना खाते हुए। तो ये ऑपरेशन आज की डेट में खाने वाली पाइप को नहीं छेड़ते, मैदे को और आंतड़ी को छेड़ते हैं। कई बार पेशेंट्स को डॉक्टर नहीं बताते क्या कर रहे हैं, और उनको अगर बाद में कोई दिक्कत होती है तो वो ये सोच लेते हैं कि हमारी फूड पाइप को छेड़ा गया है। तो आई थिंक पेशेंट्स को भी जानने का हक है कि वो क्या करवा रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहा है, और डॉक्टर की भी एक जिम्मेवारी है ये बताना कि आपके खाने वाली नाली को नहीं छेड़ रहे। ये ऑपरेशन आज की डेट में अब रिवर्सिबल भी होने लग गए हैं कि आप किसी को समझाइए कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इलाज करवाइए, अगर दिक्कत आएगी कभी, अगर आप ये सोचते हैं कि वज़न कम होने के बाद, बीमारियां कम होने के बाद आपको फिर से कोई भी जिसकी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं दोबारा वापस नहीं आएगा, और अगर कल को आपको लगता भी है तो ये रिवर्स भी किए जा सकते हैं। फूड पाइप एक बार कट जाए तो वो जुड़ती नहीं है। जो स्टमक है और इंटेस्टाइन्स हैं वो अगर एक बार हम उनमें ऑल्ट्रेशन करते हैं वो दोबारा से रिवर्स भी हो जाती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆਪਰੇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 1-2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ weight 190 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ 160 ਆ ਗਿਆ weight। ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ 1 ਚਪਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਸੈਲਡ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ, ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਚਪਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰ, 8-8 ਫੁਲਕੇ 10-10 ਫੁਲਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੌਜੂਦ कोई ਹੁੰਦੀ। किसी तरह की कोई मुश्किल आई ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਓਬੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਰ ਸੀਗਾ? ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ weight ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।